गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक। ठीक है, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। देखिए, ये आपके पास कोई भी अभिक्रिया है, N1A + N2B गिव्स अस उत्पाद। मतलब हमारे पास A और B अभिकारक हैं और उनके कितने मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो हैं N1 और N2। अब यदि हमें अभिक्रिया का वेग दर्शाना है तो वेग क्या होता है, dx/dt। और ये है जो भी हमारे अभिकारक थे उनकी सांद्रताओं को उनकी मोलों की संख्या के पावर बना दिया। मतलब जैसे ये N1 है, यहाँ पर x की जगह आप N1 भी सोच सकते हैं, A N1 और B N2। समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पर हम एक स्थिरांक प्रयोग करते हैं जिसको हम वेग गुणांक या वेग स्थिरांक भी कहते हैं, और इसलिए अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है k ax A⁴x B⁴y। ये मैंने आपको बता दिया A और B क्या है, अभिकारक, और x और y क्या है, उनके मोलों की संख्या। अब अगर हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको A और B के मान 1 करने होंगे। ऐसे केस में dx/dt की वैल्यू k हो जाएगी। तो हम बताएंगे कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता 1 हो, इकाई हो। इसके मात्रक में प्रॉब्लम नहीं होगी। मात्रक होता है सांद्रता और समय के हिसाब से, तो सांद्रता और समय इन्वर्स यानी कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसके मात्रक हो जाते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगर गैसीय अभिकारक लिए हुए हैं तो वायुमंडल प्रति सेकंड। वेग स्थिरांक के लक्षण ये सिंपल सा है कि वेग स्थिरांक के मान में वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। निश्चित ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया के लिए k का मान निश्चित होता है। ताप की वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होती है। वेग स्थिरांकों के मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आगे आएगा आपके पास। अभिक्रिया की कोटि क्या है उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी अभिक्रिया की कोटि होती है उसके हिसाब से उसके मात्रक अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर ये वेग स्थिरांक का मान निर्भर नहीं करता। ये सब इसके लक्षण हैं। और अब वेग और वेग स्थिरांक में अंतर दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लेना अपने टाइम पे। अब नेक्स्ट है तुम्हारा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि बेसिकली क्या है, जब आप कोई भी अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिकारकों के अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग ले रही है उसको हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभिक्रिया हुई है अभी, तो यहाँ पर n मोल A अभिकारक के हैं और m B अभिकारक के हैं। n और m का योग बन जाएगा अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 इस तरह से कुछ भी हो सकती है। जब आपके पास 0 है तो उसे हम कहेंगे शून्य अभिक्रिया, शून्य कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया एंड सो ऑन। ठीक है, अब अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी कुछ तथ्य हैं। पहला कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, मतलब इसको आप एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं है। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तथा भिन्नात्मक कैसी भी हो सकती है। ठीक है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सापेक्ष कोटि अभिक्रिया के रससमीकरणीय गुणांकों के समान भी हो सकती है तथा उनसे भिन्न भी। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे आपने यहाँ पर x और ये अभिक्रिया लिखी हुई है हमने, और इसकी जो हमने दर की इक्वेशन बनाई थी वो ये थी, तो आपको दर जो हमने अभिक्रिया की वेग के लिए जो बनाते हैं इक्वेशन, उसकी घातों का योग करना होता है। अब ये x और y
N1 और N2 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, और इससे अलग भी हो सकता है। तो यदि अगर ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, अभिक्रिया की कोटि आपको इसके पावर्स का सम ही करना पड़ेगा। क्लियर? अभिक्रिया की कोटि के बाद आपके पास नेक्स्ट है प्रारंभिक और जटिल अभिक्रिया की कोटि, मतलब कि अभिक्रिया कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसकी कोटि सिंपल स्टेप से निकाल लेते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जो एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती है, उसमें अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए आपको सबसे बेसिक स्टेप लेकर फिर अभिक्रिया की कोटि निकालनी होती है, ठीक है। मतलब जब आप ये वेग समीकरण जब आप बना रहे हो तो वो कौन से वाले स्टेप की बनाओगे, उसी स्टेप के घातों की योग करना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।